नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी से संबंधित मुद्दों पर बात करेंगे कि उन्हें कैसे बेल मिलती है और फिर कैसे ईडी के माध्यम से उस बेल को स्टे ले लिया जाता है। आइए इसी चीज़ को समझते हैं और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 उसको समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इसमें किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी एक्ट में फंसे हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को किस प्रकार से राव जवन्नी कोर्ट से बेल मिली। अरविंद केजरीवाल जी को राव जवन्नी कोर्ट माननीय न्यायालय के द्वारा जब बेल देने के समय यह कहा गया कि ईडी एक्टिंग विद बायसनेस अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल, अर्थात ईडी पक्षपात तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काम कर रही है। और सेकंड चीज, कोर्ट ने यह कहा कि देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल। और यह कहा जाता है कि इनके पास प्रॉपर दस्तावेज, कोई डायरेक्ट दस्तावेज या कोई सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर हम अरविंद केजरीवाल जी को बेल न दें। और जो ईडी है वो पक्षपात तरीके से काम कर रही है, वो न्याय संगत काम नहीं कर रही, ऐसा कोर्ट के द्वारा कह के माननीय केजरीवाल जी को बेल दे दी गई। उसी तरफ ईडी ने आरोप लगाया कि हमें पर्याप्त समय नहीं दिया गया, हमारे दस्तावेजों को नहीं देखा गया, हमने जो एकदम विस्तार में जो चीजें दी थी उसे भी नहीं पढ़ा गया, हमें सुना नहीं गया, सेक्शन 45 का वायलेशन किया गया। और इसमें 45 करोड़ का जो अरविंद केजरीवाल जी का डायरेक्ट घोटाला था उसका दस्तावेज थे, उसके एविडेंस थे, उसे भी नहीं देखा गया और एक तरफा कार्रवाई की गई। और ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से, जो कि न्याय संगत नहीं है, उस तरीके से उन्हें बेल दे दी गई। सवाल ये उठता है कि सेक्शन 45 आखिर क्या है, उस पर हम सवाल करते हैं, जिसपे सबसे ज्यादा जोर दिया गया ईडी के द्वारा। सेक्शन 45 ऑफ द पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को मुजरिम बनाया गया था, वो ये कहता है इफ द ट्विन्स कंडीशन आर सेटिस्फाइड, द फर्स्ट इज देयर शुड बी प्रीमा फेसी satisfaction that the accused has not committed any offenses, and the second is he is not likely to commit in near future while on a bail। तो अर्थात ये क्या है, ये डायरेक्ट कहता है कि माननीय न्यायालय को अगर आप इस बात से सम्मत करा सकते हो, प्रथम दृष्टया में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पहली बार देखने में लगे कि कोई केस ही नहीं है, उस आधार पर बेल दी जा सकती है। अर्थात अगर उसके ऊपर आरोप है, वो आरोप बिल्कुल ही निराधार हो, तभी उस आदमी को सेक्शन 45 के तहत बेल दिया जा सकता है, अर्थात नहीं दी जा सकती। और दूसरी कोशिश पे माननीय न्यायालय को वो विश्वास दिलाने में परिपूर्ण रहे कि वो छूटने के बाद किसी प्रकार का ऑफेंस और नहीं करेगा, जो कि ये प्रोविजन इस एक्ट को बहुत ही कठिन बनाता है, जिससे बड़े बड़े पॉलिटिशियन इसी मेन सेक्शन 45 ऑफ द पीएमएलए इसी से डरते हैं, क्योंकि ये बेल को बहुत कठिन बनाता है। हमारे कानून में है कि बेल इज द एक्सेप्शन, हमारे कानून में है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शंस। बट यहां पे क्या है, जेल इज द रूल, बेल इज द एक्सेप्शंस। तो सीधे तौर पे हम इसका अंतर समझ सकते हैं। हमारे कानून में यह है कि बेल सबको दे देनी चाहिए, अगर उसे लगता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में वो पार्टिसिपेट करेगा तो उसे बेल दे देनी चाहिए, वो कहीं भागेगा नहीं तो बेल दे देनी चाहिए। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में उसे पहले जेल देनी चाहिए, बेल तो बहुत ही एक्सेप्शन केस में देनी चाहिए। तो अर्थात आप मतलब समझिए किस प्रकार से हमारे जो एक्ट बने इसके खिलाफ केजरीवाल जी को ईडी ने लगाया आरोप की सेक्शन 45 का वायलेशन किया। हाई कोर्ट ने इंट्रीम ऑर्डर देते हुए उस चीज को रोक लिया कि हम इसकी जब तक पूर्ण सुनवाई नहीं कर लेते तब तक इसमें राव जवन्नी कोर्ट का ऑर्डर जो है मान्य नहीं होगा, अर्थात अरविंद केजरीवाल जी को उन्हें बेल नहीं मिलेगी। तो ये सब सारी चीजें थी जिसके बारे में हमने डिस्कस की और जाना। जय हिंद, जय भारत।